नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वागत है आपका न्यूज एट 12:30 में। पीएम मोदी 26 जुलाई को मन की बात करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे चरण की श्रृंखला में श्रोताओं से सलाह मांगी है। ट्वीट में लिखा है कि आप भी इनपुट दे सकते हैं। 28 जुलाई को मन की बात में चीन समेत कई मुद्दों पर बात की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने 26 जुलाई को मन की बात करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे चरण की श्रृंखला में श्रोताओं से सलाह मांगी और इसी के साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट में लिखा है कि आप भी अपना इनपुट दे सकते हैं। 28 जुलाई को मन की बात में चीन समेत तमाम मुद्दों पर बात की थी पीएम मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। 26 जुलाई को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे चरण की श्रृंखला में श्रोताओं से सलाह मांगी है और ट्वीट कर लिखा है कि आप भी इनपुट दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के आखिरी रविवार यानी कि 26 जुलाई के लिए मन की बात के दूसरे चरण की श्रृंखला में श्रोताओं से सलाह मांगी है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस मन की बात के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो विभिन्न माध्यमों से दे सकते हैं। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे मन की बात में 26 जुलाई को। देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं 26 जुलाई को मन की बात के द्वारा लोगों से जुड़ेंगे और जो लोगों को जो उनके विचार हैं लोगों के उनको शेयर करेंगे और देखना होगा कि किस तरीके से जो अनलॉक 2 चलाया गया है उसके अंदर लोगों को कितना हद तक सहयोग करते हैं या उनकी जो विचार हैं इस लॉकडाउन को लेकर या अनलॉक को लेकर वो किस तरीके से कारगर होंगे या फिर उनकी जो मन की विचार के माध्यम से जो देखा जाएगा भाई किस तरीके से लोगों के विचार हैं और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए इस अनलॉक को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है मन की बात के द्वारा लोगों से जागरूक होंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात कहेंगे और जनता की मन की बात सुनेंगे ताकि ये रणनीति निकाला जाए आगे के लिए कितना कार्य करना होगा या किस तरीके से कार्य करना होगा। जी राजीव तिवारी, इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से, जनता से सलाह भी मांगी है, इनपुट भी मांगा है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मन की बात के द्वारा उन्होंने कहा है कि जनता अपने सुझाव दे सकती है और यहाँ तक कि जो उनकी मन की बात है या फिर कहें सहयोग की जो बात है वो कहीं ना कहीं इसमें दोनों तरफ से शेयरिंग होगी क्योंकि एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी अपनी तरफ से सलाह देंगे और दूसरी तरफ से ये जनता की राय ली जाएगी। वो देखना होगा कि जनता किस तरीके से राय देती है और जिनकी राय नरेंद्र मोदी जी को लगे कि हाँ स्पष्ट है और उनको गौर करना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उनको रखा जाएगा और देखना होगा कि किस तरीके से ये रणनीति काम करती है। जी, क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सेक्टर को राहत भी दे सकते हैं? जिस तरीके से अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो लगातार अर्थव्यवस्था में कमी आ रही थी, पटरी पर लाने के लिए अनलॉक किया जा रहा है देश को। ऐसे में क्या और नई उम्मीदें भी जग सकती हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जनता के जो सुझाव थे या फिर जनता ने के द्वारा कह सकते हैं जो जनता को लॉकडाउन के द्वारा जो कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी उसको लेकर जनता अपना सुझाव रखेगी और जनता कहीं ना कहीं ये जरूर कहेगी उनसे कि जो उन्होंने महंगाई के ऊपर कह सकते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी या जनता को जो सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिली या मिली तो कम मिली तो कहीं ना कहीं ये जरूर है उनके जनता अपने सुझाव रखेगी और देखना होगा कि सरकार के जो खामियां थी जैसे कह सकते हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर या फिर कहीं और जो दिक्कतें आई थी उनको लेकर हर तरीके से इस मन की बात के द्वारा माध्यम से कहा जाएगा जनता के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता किस तरीके से अपने सुझाव रखती है या खामियां जो थी वो रखती हैं तो कहीं ना कहीं देखना होगा सरकार और नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से उन सुझावों को गौर करते हैं और जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी द्वारा। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 26 जुलाई को मन की बात करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आप भी इनपुट दे सकते हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे यकीन है कि आप इस बारे में जानते होंगे कि कैसे सामूहिक
प्रयास प्रेरणादायक बदलाव हुए हैं और कैसे सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। बेशक आप उन पहलुओं से भी परिचित होंगे जिन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कृपया आप इन्हें इस महीने की 26 तारीख को होने वाले मन की बात के लिए साझा करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मन की बात के लिए इनपुट देने के लिए कई साधन हैं। उन्होंने टोल फ्री नंबर भी एक बताया है और उन्होंने कहा है कि आप मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति और कोरोना पर चर्चा की गई है। सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की है। बैठक से पहले चीन और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर पीएम को पत्र भी लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति और कोरोना के वजह से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए आज पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति और कोरोना के चलते पैदा हुए राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। बैठक से पहले सोनिया गांधी ने चीन सीमा के ताजा हालात और कोरोना के चलते चरमराई अर्थव्यवस्था के मुद्दों को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसदों के साथ बैठक की है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से विधायकों के साथ बैठक की है और जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो रणनीति थी, यानी कि चीन को लेकर या फिर और अर्थव्यवस्था को लेकर उसको सुधारने के लिए जो प्रक्रिया थी उसको लेकर ही ये बैठक की गई है। और कहीं ना कहीं पत्र भी लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी को कि जो चीन को लेकर जो विवादित चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो उन्होंने अपना सहयोग देने की बात की है या फिर उनके अंदर जो उनके कह सकते सरकार के साथ चीन को जवाब देने के लिए बात कही गई है या चीन के जो गैजेट बन गए हैं या फिर ऐप्स बन किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष भी उनके साथ है और कहीं ना कहीं सहयोग देने की जरूर बात की गई है। मगर कहीं ना कहीं ये बैठक जो थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई और इसके अंदर यही देखना गया कि तमाम जो विधायक थे वो अपना सहयोग दे रहे हैं और यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी अपना सहयोग दे रही है उनके लिए। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी अगर चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस क्या इसी वजह से सक्रिय नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ब्रदर, जब इलेक्शन टाइम आता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हो जाता है, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है और सत्ता के अंदर बैठी हुई पार्टी वो अपनी भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब इलेक्शन का टाइम है या चुनाव का समय है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जरूर लगेंगे। मगर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने जो आज बैठक की है उसके अंदर ये इसी विषय को भी रखा गया है कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी या फिर सरकार के जो खामियां थी उनको गिनाने के साथ साथ सरकार की जो कमियां हैं उनको दूर भी करवाने की बात की गई है इसके अंदर। जी राजीव तिवारी, अगर बात की जाए कि कोरोना वायरस की या फिर चीन जैसे मुद्दों की, तो बार बार कांग्रेस विपक्ष पर निशाना साध रही है। ऐसे में क्या आने वाले समय में अगर चुनाव की बात की जाए तो क्या उभर कर आ सकती है कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के पास मुद्दे आते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो चीन के द्वारा कोरोना वायरस आया, दूसरी तरफ भारत के अंदर महामारी भी फैली और दूसरी तरफ एक तरफ प्रवासी मजदूरों को भी दिक्कत हुई। तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी के पास काफी हद तक मुद्दे आ चुके हैं मगर उसी को भुनाने की कोशिश करेगी और यहाँ तक कि जो इलेक्शन का समय है उसके अंदर भरपूर कोशिश की जाएगी इस तरीके के मुद्दों को जनता के आगे रखने की और जनता को यही समझाने की कि जो केंद्र सरकार है वो उनके हद पे कितना हद तक कार्य कर रही है। और क्योंकि विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसके पास अब मुद्दे आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से बुलाने की कोशिश की जाएगी। जी तिवारी, वहीं सोनिया गांधी ने चीन सीमा के ताजा हालात को लेकर या फिर कोरोना वायरस के चलते जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है उसको लेकर भी सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहते हैं केंद्र सरकार के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको एक पत्र लिख के यही समझाने की कोशिश की है कि जो कोरोना वायरस आया है वो भी चीन के द्वारा आया है और चीन ही लगातार भारत के ऊपर अपना दबाव बना रहा है। यहाँ तक कि बॉर्डर पे जो देखने को मिल रहा है कि भाई 20 जवान जो शहीद हुए तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या कोशिश जरूर कर रही है मगर विपक्ष भी अपना सहयोग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पहले चीन के मुद्दे को सुलझाना चाहिए और यहाँ तक कि वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है वो भी चीन के द्वारा आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से चीन को करारा जवाब देना होगा ताकि जनता को ये समझ सही कह सकते हैं माध्यम में लेके वही भारत सरकार किसी भी तरह तक जा सकती है और जवाब दे सकती है, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर कोई और कंट्री हो। जी साथ ही अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो लगातार अर्थव्यवस्था के मुद्दे भी विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस की ओर से। अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो दूसरी पार्टियों की ओर से भी लगातार अर्थव्यवस्था के मुद्दों को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर पेट्रोल और डीजल के दामों की बात की जाए और अभी अगर ताजा बात की जाए सब्जियों के दामों की, तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या घिरती हुई नजर आ रही है विपक्ष? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है तो कहीं ना कहीं जनता को जरूर दिक्कत हुई है, मगर जनता के साथ साथ और जो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ साथ कहें क्या और जो तमाम पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी हो गई या फिर मायावती की पार्टी हो गई या फिर अखिलेश यादव की पार्टी हो गई, तो कहीं ना कहीं हर पार्टी ने एक मुद्दा जरूर उठाया है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर जो महंगाई हुई है वो कहीं ना कहीं और चीजों पर भी उसका मार पड़ी है, कहीं ना कहीं सब्जियों पे भी, दूध पे भी और कई जगहों पर इसकी दिक्कतें आई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को जो दोहरी मार जो पड़ी है वो कहीं ना कहीं और पार्टियों के लिए मुद्दा जरूर बना है, मगर मुद्दे के साथ साथ सरकार को चाहिए था पहले इन मुद्दों को कम करें, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो थे वो कम करने चाहिए था ताकि जनता को राहत मिलनी चाहिए थी। मगर अब जब इलेक्शन टाइम आया है तो कहीं ना कहीं पार्टियां अपना मुद्दा जो हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगी और उसी को भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि अब केंद्र सरकार की बारी है तो केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की जाएगी, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है जो खामियां थी उनको दूर करने की। जी जी तिवारी, वहीं आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो उन्होंने आज पीसी भी की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रतिबंधों में ढील के बाद वापस सामान्य स्थिति में जाने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आरबीआई की द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन के द्वारा जो 2-3 का जो ब्लॉक हुआ था, यानी कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे पटरी पे आने शुरू किया, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी आएगी पर जनता अब निकलती जा रही है तो कहीं ना कहीं काम धंधे का रूटीन चलता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं उसमें तेजी भी आ रही है, क्योंकि जनता जितनी जितनी बाहर निकलेगी अपने काम धंधे पर जाएगी अर्थव्यवस्था उतनी ही सुधार में आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, आरबीआई ने जरूर स्पष्ट कर दिया कि इस तरीके से जो लोग अपने काम धंधा कर रहे हैं और तो जो कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने की सरकार की तरफ से जो कोशिश है या फिर जनता की तरफ से कोशिश है वो कहीं ना कहीं कारगर होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं और भी बेहतर होगी जो आने वाले दिनों के अंदर। जी एक तरफ तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोरोना वायरस के मामलों को देखा जाए तो कोरोना वायरस के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है लगातार, क्योंकि विपक्ष भी हमलावर है केंद्र सरकार पर। देखिए बिल्कुल बता दें, केंद्र सरकार की भूमिका काफी दोहरी हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष उनका किसी न किसी मुद्दे पर उनको घेरने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उनके पास अर्थव्यवस्था की दिक्कतें हैं, जनता को भी समझाना है, तो कहीं ना कहीं उनकी दोहरी भूमिका बनती है और हर तरीके से सरकार कोशिश भी कर रही है। मगर कहीं ना कहीं जब इलेक्शन टाइम है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो जरूर आएंगी, क्योंकि विपक्ष अपना काम करेगा, केंद्र सरकार अपनी काम करेगी और यहाँ तक कि जो जनता की दिक्कतें हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार को कोई कड़े कदम उठाने होंगे। देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से जनता के लिए सोचती है और जनता की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ तक कि जो इलेक्शन टाइम है उसके अंदर भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से या सत्ता पार्टी की तरफ से कि भाई किस तरीके से जनता के लिए उन्होंने कार्य किया है और आगे भी करेंगे। जी अगर सोनिया गांधी ने जो पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है चीन के मुद्दों को लेकर या फिर कोरोना वायरस की वजह से जो अर्थव्यवस्था चरमराई गई है, इससे पहले भी कई बार सोनिया गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुकी है और सलाह भी दी गई है। जो मुद्दे कोरोना वायरस का मामला अगर लिया जाए तो उसको लेकर कुछ सलाह भी दी गई थी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप भी लगाए गए थे कि विपक्ष जो है, केंद्र सरकार जो है वो सलाह नहीं मान रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार
अनुसार क्या सलाह माननी जाएगी या फिर जो जवाब है पत्र का वो दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बता दें, जब से कोरोना वायरस का समय स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो लॉकडाउन जो चलाया गया था, उसके अंदर समय समय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेताने की कोशिश की थी कि हम आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं इस महामारी को जूझते हुए देश को पहले बचाना होगा, जहाँ तक कि उनकी जनता को बचाना होगा। तो उसी को लेकर समय समय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्र भी लिखे गए थे। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की थी और कोशिश ये की थी कि भाई प्रधानमंत्री जी को ये संदेश दिया जाए कि जो उनकी खामियां हैं उनको पूरा करा जाए। मगर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जो पत्र थे, यानी कि जो सोनिया गांधी ने पत्र लिखे थे, उनको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए उनको किनारे करते चले गए। मगर कहीं ना कहीं जो अब जो कोशिश की जा रही है सोनिया गांधी की तरफ से एक पत्र लिखकर के भाई चीन के मुद्दे को लेकर या कोरोना वायरस को लेकर या अर्थव्यवस्था को सुधारने को लेकर क्या सरकार की उनकी जो पत्र पर गौर करेगी या नहीं करेगी। मगर ये देखने वाली बात होगी, अगर सरकार गौर नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पार्टी की जो भूमिका है वो और ज्यादा घनिष्ठ हो जाएगी और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही थी केंद्र सरकार को समझाने की, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब नहीं दिए गए उनके पत्रों का, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, जरूर तालमेल की कमी बैठेगी इसके अंदर। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गहलोत सरकार को गिराने की साजिश की गई है। एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है और खरीद फरोख्त का खुलासा किया है। 2 लोग साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के बीजेपी से संपर्क भी सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची गई है। एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। खरीद फरोख्त का खुलासा किया गया है। रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के बीजेपी से संपर्क सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जांच में जुटी राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने कई संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर रखे हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तख्त पलट की साजिश से पर्दाफाश किया है। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची गई जिसके चलते एसओजी ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों पहले भी जो सियासी घमासान राजस्थान में चला हुआ था, उसी में कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो शायद पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी छोड़कर वो कहीं दूसरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही एसओजी ने जो शिकंजा करता है, उनमें 2 सर्विस लाइन्स पे 2 मोबाइल नंबर लगाए थे, उनकी रिकॉर्डिंग एसओजी ने सुनी और एफआईआर दर्ज की गई है। जहाँ पे ये साफ हो चुका है, एसओजी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो निर्देशन में जो मीटिंग बैठाई थी, उनमें खेमे में कहीं ना कहीं सुराग लगा है और बीजेपी के कुछ नेता हैं जिन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त की बात सामने आई है, 25-25 करोड़ रुपए देने की बात आई है। ऐसे में ये भी कहा जाना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अशोक चौहान नई कवायद कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने की। वहीं पे डिप्टी सीएम जो सचिन पायलट है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत करते हैं नजर आ रहे हैं। जी संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव से ठीक पहले ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, विधायकों की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे समय में बीजेपी लगातार अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये सही है कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस विधायक हैं या कांग्रेस पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, आला पदाधिकारी है, वो साफ तौर पर उनको आरोप है कि बीजेपी के कुछ विधायक हैं या बीजेपी के नेता जो हैं, वो लगातार कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त में प्रलोभन देके, उच्च रकम देके अपनी तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में एसओजी ने पिछले दिनों मुकदमे दर्ज भी कर लिए थे। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए जो कल डेडलाइन जारी की है, उन्होंने साफ कहा है कि 2 नंबर सर्विलांस पे लगाए गए थे। उनके अनुसार बीजेपी जहां पल्ला झाड़ रही है, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता हैं जो कदावर नेता कहे जाते हैं बीजेपी के राजस्थान में,
उन पे भी घात गिर सकती है। एसओजी उन पे भी शिकना करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये कहा जाना करता है कि होगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी जो कांग्रेस है खेमे में स्वागत कर सकती है। जी संदीप अग्रवाल, अगर बात की जाए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, तो उन्होंने कहा है कि एसओजी में दर्ज जो मामले हैं उनकी स्क्रिप्ट कांग्रेस सरकार की लिखी हुई है, और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखो ये राजेंद्र सिंह राठौड़ जो प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो साजिश जारी है हम नाकाम करेंगे और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन ये सही बात है कि जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो सामने यही आता है कि मैंने चोरी नहीं की, या फिर ये कहता है कि मुझे साजिश का शिकार बनाया जाता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। कुछ समय में बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है, जो सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर देंगे कि कौन कितना पानी में है, दूसरा पानी का पानी कर दिया जाएगा। जी अगर ऐसे में देखी जाए, ये जो मामला निकल के सामने आया है, विपक्ष को क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, अगर जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने बीजेपी विधायकों पे, जो अगर वो सही साबित होते हैं एसओजी की जांच में, तो ये मान लीजिए आपकी एसओजी की जांच में जो साबित होंगे, उसमें जो विधायक हैं जिन पे आरोप लगे हैं बीजेपी के कताओ नेता, उनको उनमें क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वहीं पे जो एसओजी से जानकारी के अनुसार उनको जेल भी हो सकती है, और जो कुछ धाराएं हैं जो संविधान में लगी हुई है सरकार गिराने के प्रयास को लेकर, वो गंभीर मामले भी उनके दर्ज किए जा सकते हैं। जी इसी के साथ ही 13 जून को बताई जा रही है, अगर एसओजी की ओर से बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि इन मोबाइल नंबर जो उन्होंने जारी किए गए हैं, 13 जून को बात हुई थी, जिसमें जो सरकार, वर्तमान सरकार है, जो उसको गिराया जाएगा और गिराकर नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि जो एसओजी ने सर्विलांस पे जो नंबर लगाए गए थे, उनमें साफ हो चुका है उनकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कि बीजेपी के विधायक हैं, कदावर नेता है, उन्होंने कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त का काम किया था, कोशिश की थी। वहीं पे इसी तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और मैं एक बात बता दूं, आपकी जानकारी कीजिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और या डिप्टी सीएम जो सचिन पायलट हैं, उनकी तरफ से भी नए नए दावे पेश किए जा रहे हैं कदावर नेता जानकारों के लिए। और उन्होंने साफ कहा है कि ज्योतिष का सहारा भी लिया जा रहा है। कोई ज्योतिषारी ने ये भी दावा किया है कि 30 जून के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और डिप्टी सीएम के घेरा बदल जाएंगे। ऐसे में दोनों में तकरार वाजिब है। हालांकि ये बातें बहुत पहले से चली हुई आ रही है कि तकरार हो रही है, लेकिन ये खुल के सामने नहीं आई थी। लेकिन जो सर्विलांस में जो नंबर लगाए उनकी रिकॉर्डिंग में साफ हो चुका है कि दोनों के बीच तकरार जारी है। जी संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं राजस्थान से, जहां गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची गई है और एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है मामले में और खरीद फरोख्त का खुलासा किया है। 2 व्यक्तियों को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के बीजेपी से संपर्क भी सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जांच में जुटी राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के 2,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। अब तक 5 लाख से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 519 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 8,20,916 हो गई है, जिसमें से 2,83,000 से ज्यादा लोग सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं और इसी के साथ ही 5,15,386 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब तक 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बता दें कि राजस्थान में आज 170 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए, WHO ने धारावी की तारीफ की है। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ताजा आंकड़ा 24 घंटे में 7,366 नए पॉजिटिव केस आए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा पिछले दिनों की अपेक्षा काफी कम है, 1,337 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 226 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी थी, यहाँ पर संक्रमण पूरी तरह से पैर पसार लिया था, लेकिन आज वहाँ पर इक्का दुक्का ही पॉजिटिव के मामले मिल रहे हैं। तो एक बड़ी राहत जरूर कह सकते हैं धारावी के लिए, क्योंकि ये काफी स्लम इलाका था और यहाँ आए दिन जो आंकड़े थे कोरोना पॉजिटिव के, चाहे मरने वालों के, वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। लेकिन पिछले सप्ताह भर मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कोहराम लगातार जारी है, मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमण के 2,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार।